जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 मास, वेट और डेंसिटी के बारे में। हम इस वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन की फिजिक्स का पोर्शन, जो कि शायद आपको हेल्प करे आपके पेपर में। मैं जो भी पढ़ता हूँ उसका एक क्रक्स फॉर्म में कोशिश करता हूँ सिंपलेस्ट जो लैंग्वेज है उसमें आपको प्रेजेंट कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। तो जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम ही बताया, मास, वेट और डेंसिटी, तो यहाँ पे हम 3 फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को लेकर, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला सबको पता होता है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब उससे रिलेशन होता है, वो नहीं पता होता है। तो आज हम कुछ उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मास के बारे में। व्हाट इज़ मास? मास को हिंदी में कहते हैं भार, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट में मैटर है उसी को हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास। मास एक तरीके की किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, या हम ऐसा कहें कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप जैसे आप सुने होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप मैटर के बारे में जानते हो तो मैटर की डेफिनेशन ही यही है कि एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास इन्वायरमेंट में जो भी ऐसी चीज़ें जिनके पास मास हो वो मैटर होती हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जनरलाइज वे में कि लगभग सब चीज़ों के पास मास होता ही होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में उनके पास मैटर होता है, यही बात कहना चाहता है मास। तो मास सबसे पहले मैंने बताया कि एक तरीके की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल का मीनिंग होता है मूल, यानी कि बेसिक, ठीक है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसके बिना कोई भी चीज़ अपने आप को जस्टिफाई या डिफाइन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मास के बारे में मैंने पहले आपको पॉइंट बताया कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दूसरी बात आती है कि हम इसको मेज़र किस में करते हैं, तो इसको मेज़र हम किलोग्राम में ही करते हैं। और तीसरी सबसे खास बात आपको बताऊं कि मास कभी भी बदलता नहीं है, मीन्स इट इज़ इनवेरिएंट। ये हमेशा स्थिर रहता है, चाहे आप उसको कहीं भी लेकर चले जाइए। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास कहेंगे हम तो वह बदलेगा नहीं कभी। फोर्थ वन इज कि इसकी जो क्वांटिटी होती है, आपने 2 तरीके की क्वांटिटी पढ़ी होंगी, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता उसके पास। यानी कि ये नहीं होता कि उस कौन से फिक्स डायरेक्शन में जाएगा वो ऑब्जेक्ट, या उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाने वाला फोर्स, या कुछ भी। और वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो हमारा और डायरेक्शन भी हो। अगर आपको ये स्केलर और वेक्टर में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए एक नई वीडियो इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर ले आएंगे। एक और क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है उसका नाम, तो उसके बारे में हम अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में एक वीडियो ले आएंगे। हालांकि मैं मानकर चलता हूँ कि आपने अगर 12th तक सही से पढ़ाई की है तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें तो पता होंगी, इवन 10th में ही पता चल जाती हैं। खैर, टॉपिक पे आता हूँ मैं अपने। मास पढ़ा रहा था, मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बता ही दी। आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर होता ही है, ठीक है। मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अ मैटर हैज़ इज कॉल्ड एज मास। दूसरा मैंने बताया कि इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा मैंने बताया इसको किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। चौथा मैंने क्या बताया, ये इनवेरिएंट होता है, ठीक है। मतलब ये कहीं पे भी चेंज, अपना जगह बदलने के साथ मास नहीं बदलता किसी भी चीज़ का। और मैंने क्या बताया आपको, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने अभी जल्दी में ही पढ़ी थी। वैसे तो 10th में ही पढ़ी थी, लेकिन अब भूल गया था शायद मैं। तो जो मास होता है, अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता हो, दैट F इज इक्वल टू ma, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ भी, कोई भी चीज़ का जो फोर्स होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लेकिन जो मास होता है ना, वो रेसिस्ट करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। मास क्या करता है, एक्सेलरेशन जो अप्लाई होता है किसी बॉडी के पास अपना मास है और उस पर जो भी एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं उसको वो रिसिस्ट करता है। रिसिस्ट करने का मतलब उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या करेगा, वो डी एक्सीलरेट करेगा, मतलब डी एक्सीलरेट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो फिलहाल मास में इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम वेट के बारे में। वेट को हिंदी में शायद कहते हैं वजन, ठीक है। और वेट क्या होता है, तो वेट एक तरीके का फोर्स होता है अलॉन्ग द ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट बात है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है किसके अलॉन्ग, ग्रेविटी के अलॉन्ग लगता है वो, ठीक है। हमने पढ़ा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें मैंने बताया आपको F इज इक्वल टू ma, और a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटी के अलॉन्ग अगर एक्सीलरेशन लगता है तो उसे हम स्मॉल g से दिखाते हैं। क्या बताते हैं,
स्मॉल जी से दिखाते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आपको बताया ही अभी दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक उसी तरीके से वेट की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। वेट के बारे में और एक बात है कि वेट का अपना एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मतलब एक पेन है, पेन को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, नीचे की तरफ। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और ये किस तरफ जा रहा है, यानी कि कोई डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, यानी कि डाउनवर्ड लगती है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसके बाद इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वो वेट हो गया। फिलहाल वेट भी यहीं पे ख़त्म होता है। इन दोनों के डिफरेंसेस आप खुद ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छी और बात बता दूं, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन जो क्या होता है, वेट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। इसको रॉ से डिनोट करते हैं। जिनको रॉ बनाना नहीं आता है, मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसा बनता है रॉ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो रॉ ऐसा दिखता है, और रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है ये बात। लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ। जैसे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर हो सकती है। ठीक है, तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पता चल जाती है हमारी। यानी कि वाटर को आप 4 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करें, जितनी उस समय डेंसिटी होगी वाटर की, उतनी ही उसकी मैक्सिमम डेंसिटी, उसके बाद फिर से वह डिक्लाइन वगैरह करने लग जाती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी की यूनिट आपको पता ही होगी, क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं आप, अगर आपको मेरा पहला चैप्टर मैंने वीडियो देखी हो पहली वाली। ठीक है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम पानी पे डाल दें तो क्या वह डूब जाएगा, या फिर वो फ्लोट करेगा, या पार्शली वो मतलब थोड़ा पानी में और थोड़ा बाहर रहेगा। ये सब हम किसकी मदद से जान पाते हैं, तो डेंसिटी की ही मदद से जान पाते हैं। डेंसिटी की ही हेल्प से एक नया फोर्स निकल गया, या डेंसिटी को ही अप्लाई करके हम एक नया फोर्स जान पाए, जो वाटर अप्लाई करता है नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट पर। आपको पता हो बियोंसी उसका नाम है, बियोंसी फोर्स। स्पेलिंग है BUOYANCY। ठीक है, बियोंसी फोर्स है। उस फोर्स को कहते हैं कि वो वाटर अप्लाई करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी नहीं दिखाता, पर बहुत आसान है। आप जाकर खुद ही घर पे ले आइए और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाइएगा और उसको पानी भरिएगा टब में, और उसके ऐसे फोर्स अप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर हल्का ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो पानी भी अपनी तरफ से फोर्स लगाएगा एक ऊपर की तरफ। तो बियोंसी फोर्स क्या होता है, वो यही बताता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के वाटर में डालते हैं तो उस पर जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल टू दैट फोर्स एक वाटर अपनी तरफ से फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसके बराबर नहीं, एक्चुअल में जो फोर्स लगाने के बाद जितना पानी डिस्प्लेस हो जाता है, जो पानी बाहर चला आता है, उसके बराबर, मतलब जितने अमाउंट में पानी बाहर है उसके ही उतने ही अमाउंट में नीचे से जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं बियोंसी। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एक्चुअल में इसी वीडियो में। बियोंसी वह फोर्स होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी पे डालते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब पानी में किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे प्रेस करते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो पानी डिस्प्लेस होता है जितने भी अमाउंट में, उतना ही पता चलता है कि उतने ही न्यूटन का फोर्स नीचे से लगाया पानी में। उसी फोर्स को कहते हैं, जो नीचे से फोर्स लगाया पानी ने, उसी फोर्स को कहते हैं बियोंसी फोर्स। शायद उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत हद तक आप रिलेट कर सकते हैं बियोंसी फोर्स से। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी अमाउंट में, वही चीज़ है कि जब हम किसी भी चीज़ को भरते हैं तो जब उस पर फोर्स लगाते हैं, तो जितने अमाउंट में जो वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ है, क्या हुआ, हाँ जितने, यही कहते हैं, हाँ यही बात है। तो जितने जितने अमाउंट में वो वाटर डिस्प्लेस होता है, ठीक है, उतने ही अमाउंट में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना जो वेट है उसे लूज़ करता है। इसका मतलब क्या कि जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है और जो हमने वेट फोर्स जब लगाया पानी पे, तो जो पानी के अंदर जा रहा था तो अपना कुछ वेट को लूज़ कर रहा था। तो जो वेट लूज़ कर रहा था ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होता है जो पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो कोई थोड़ी मोड़ी गलतियाँ रह गई हैं उसके लिए सॉरी है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।